प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को रोपैक्स फेरी और रोपैक्स टर्मिनल की दी सौगात। सूरत के हजीरा बंदरगाह से भावनगर और घोघा बंदरगाह के बीच चलेगी ये सेवा। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए भी जरूरी होगा फास्टैग। टोल प्लाजा में 100% टैक्स के लिए उठाया गया कदम। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन होंगे अमेरिका के अगले राष्ट्रपति। भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका में बनेंगी उपराष्ट्रपति। अगले वर्ष 20 जनवरी को लेंगी पद की शपथ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की बिजली निगम की 216 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इससे लोगों को निर्बाध बिजली और वोल्टेज की समस्या से मिलेगी मुक्ति। नमस्कार, मैं अशोक यादव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात को रो पैक्स फेरी और रो पैक्स टर्मिनल की सौगात दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत की हजीरा बंदरगाह से भावनगर की घोघा बंदरगाह के बीच रो पैक्स सर्विस का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि घोघा और हजीरा के बीच रो पैक्स फेरी सर्विस शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेवा से समय तो बचेगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से ट्रैफिक कम होगा तो प्रदूषण कम करने भी मदद मिलेगी। इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 375 किलोमीटर है, वो समुद्री रास्ते से अब मात्र 90 किलोमीटर की रह जाएगी। इस दूरी को पूरा करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, उसे पूरा करने में अब मात्र 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। सेवा शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है। इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते तरफ 90 किलोमीटर रह जाएगी। जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में सिर्फ 3-4 घंटे ही लगा करेंगे। ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा। इसके अलावा सड़क से जो ट्रैफिक कम होगा, वो प्रदूषण कम करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ स्पीकिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट स्पीकिंग एवं वाटर बेस के नाम से जाना जाएगा। सरकार के इन प्रयासों को गति देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है। अब ये मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के नाम से जाना जाएगा। उसका विस्तार किया जा रहा है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ज्यादातर जगहों पर शिपिंग मंत्रालय ही पोर्ट्स और वाटरवेज का भी दायित्व संभालता है। भारत में शिपिंग मंत्रालय पोर्ट्स और वाटरवेज से जुड़ी काफी कार्यों को करता रहा है। अब नाम में अधिक स्पष्टता आने से काम में भी अधिक स्पष्टता आ जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन है और वो 93 साल के हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर रहे सह संस्थापकों में से एक लालकृष्ण आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2002 से 2004 तक उप प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। साथ ही लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर केक भी काटा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर 1 जनवरी 2021 से पुराने वाहनों के लिए फास्टैग होना जरूरी कर दिया है। 1 दिसंबर 2017 से पहले बेचे गए एम और एन श्रेणी के 4 पहिया मोटर वाहनों के लिए फास्टैग होना अनिवार्य किया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार 1 दिसंबर 2017 से नए 4 पहिया वाहनों के सभी तरह के पंजीकरण के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया था और 52 निर्माताओं तथा उनके डीलर फास्टैग की आपूर्ति कर रहे हैं। साथ ही ये अनिवार्य किया गया है कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग लगाने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र नवीनीकरण किया जाए। इसके अलावा राष्ट्रीय परमिट वाहनों के लिए भी 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग चिपकाना अनिवार्य है। नई थर्ड पार्टी बीमा लेते समय वैध फास्टैग का होना अनिवार्य है, जिसमें फास्टैग आईडी का ब्यौरा शामिल होगा। ये 1 अप्रैल 2021 से प्रभाव में आने के साथ लागू होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टोल प्लाजा पर शुल्क का 100% भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगा और वाहन बिना किसी रुकावट के टोल प्लाजा से गुजर सकेंगे। इससे वाहनों को टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना होगा और ईंधन की भी बचत होगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी शिकस्त दी है। ओबामा का शासनकाल में जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति पद की कमान संभाली थी। जो बाइडेन ने निर्वाचित होने के बाद अपने पहले संबोधन में कहा है कि मैं एक ऐसा राष्ट्रपति बनने की प्रतिज्ञा लेता हूं जो अमेरिका को विभाजित नहीं करना चाहता बल्कि एकजुटता चाहता है। एक ऐसा राष्ट्रपति जो लाल राज्य और नीला राज्य नहीं देखता बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका देखता है। I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify, who doesn't see red states and blue states, only sees the United States, and work with all my heart, with the confidence of the whole people, to win the confidence of all of you. भारतवंशीय सीनेटर कमला हैरिस अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस ने इस चुनाव में जीत के बाद इतिहास बना दिया है। 56 वर्षीय हैरिस देश की पहली भारतवंशीय अश्वेत और अफ्रीकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति होंगी। बाइडेन और हैरिस अगले वर्ष 20 जनवरी को पद की शपथ लेंगे। अपने पहले संबोधन में कमला हैरिस ने कहा कि वो बेशक व्हाइट हाउस की पहली महिला हैं, लेकिन वो आखिरी नहीं होंगी क्योंकि अमेरिका संभावनाओं वाला देश है। Essential work to save lives and beat this epidemic, to rebuild our economy, to combat the climate crisis, to unite our country and heal the soul of our nation. And the road ahead will not be easy, but America is ready. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लगभग 5 शताब्दी की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हो गया है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हो जाने के बाद दीपावली के अवसर पर अयोध्या में आयोजित किए जाने वाले दीपोत्सव 2020 का विशेष महत्व है। मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव को पूरी भव्यता के साथ मनाए जाने पर विशेष बल देते हुए कहा है कि समस्त कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण दीपोत्सव के दौरान अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि मिट्टी और गोबर से निर्मित दीयों का प्रज्वलन किया जाए। जागरूकता सृजित करते हुए अधिक से अधिक लोगों को दिए जलाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। इससे जहां एक ओर इको फ्रेंडली दीपावली की परिकल्पना को साकार करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर माटी कला से जुड़े कारीगरों की आमदनी होगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली निगम की 216 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण किया। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम का गोरखपुर की विभिन्न जगहों पर लाइव प्रसारण किया गया।
गोरखपुर के झारखंडी मंदिर के पास समारोह में सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने 3 सालों में विकास के बड़े काम किए हैं। जल्दी ही बिजली आपूर्ति रखरखाव के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिलेगा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी है उससे गोरखपुर की बिजली व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार होगा। लोगों के घरों तक बिजली पहुंचेगी और वोल्टेज की भी समस्या खत्म हो जाएगी। लिए गोरखपुर की जनता के लिए 217 करोड़ 77 लाख रुपए का उन्होंने बिजली के लिए आज बजट सैंक्शन किया, जिसमें जर्जर तार की समस्या बहुत थी। बच्चों की, माताओं की, बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती थी उन जर्जर तार को पानी में गिर जाने से, छूने से, अचानक हो, देहात हो या शहर हो। तो ये खबरों से महाराज जी भी बहुत चिंतित थे, हम स्वयं चिंतित थे। उन्होंने आज उस झंझट को खत्म कर दिया कि अब ये जर्जर तार न रहेंगे, ना कभी कोई बच्चों को हम लोग खोएंगे। तो ये समस्या खत्म होगी। तो अब जर्जर तार, बल्ली, बांस बल्ली के लिए पूरा एक बजट सैंक्शन हुआ है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग वायर आएगा जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर जलता था, अब वो केबल इतना स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं कि अब वो ट्रांसफार्मर जलने की खबरें आपको नहीं आएंगी। तो उन्होंने ये की। और सबसे बड़ी बात है, 2,20,000 वोल्ट का एक और बिजली घर आएगा गोरखपुर में। तो अब हो जाएंगे हमारे पास 2 बिजली घर गोरखपुर में, जिससे 24 घंटा बिजली होगी। अब इंडस्ट्री आएगी, अब यहाँ पे गीडा आए, होटल इंडस्ट्री आए, फिल्म इंडस्ट्री आए, स्टूडियो आए, छोटा बिजनेस कारोबार, हर आदमी को बिजली चाहिए धंधा पानी करने के लिए। हर इंसान को बिजली बहुत मस्त है, बिजली और पानी। तो वो समस्या खत्म हो गई और मैं इसके लिए महाराज जी को गोरखपुर की देवतुल जनता की तरफ से दिल से साधुवाद देता हूँ। वार्ड की जनता की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि महाराज जी आपने दीपावली से पहले एक दीपावली का इतना बड़ा उपहार हम लोगों को दिया, जिसके लिए वर्षों से हम लोग जूझ रहे थे। मुझे याद है, मैं पार्षद जब यहाँ पे था तो उस समय लगातार इसी के लिए लड़ाई लड़ रहा था। इस समय आपने निश्चित रूप से दीपावली का जो एक कहते हैं ना बम्पर उपहार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वार्ड के लिए बम्पर उपहार दिया। और जिस दिन ये कार्य पूरा होगा उस दिन पूरा वार्ड हमारा जिस भी समस्या से, बिजली की समस्या से जहां जहां भी है, निजात मिल जाएगा। शाहजहांपुर में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि योगी सरकार के नेतृत्व में गन्ना किसानों का समय से भुगतान किया जा रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली प्रजाति का गन्ना किसानों को दिया जा रहा है। इसके कारण किसानों का लाभ बढ़ा है। वहीं क्रशर और कोल्हू के लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े और वो आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष का 83% भुगतान हो चुका है, शेष बचा भुगतान भी जल्दी ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। 25 वर्ष से बंद पड़े क्रशर शुरू किए गए हैं। कोल्हू निर्मित गुड़ पर टैक्स समाप्त किया गया है, इसका फायदा किसानों को होगा। जिन्होंने योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनाए, मैं पार्टी का अभिनंदन करूंगा। 25 साल से उत्तर प्रदेश में क्रशर बनता, 25 साल में एक क्रशर का लाइसेंस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। मैं गन्ना मंत्री के रूप में जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मात्र 1 वर्ष के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने 188 नए क्रशर के लाइसेंस उत्तर प्रदेश के अंदर दिए। हमने कोल्हुओं को सारे गुड़ के ऊपर जितने टैक्स थे सब समाप्त कर दिए। हमने ग्रामीण एक मजबूती, आत्मनिर्भर भारत का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है, गांव में रोजगार हो, एक गन्ना किसान के पास विकल्प हो। जहां शुगर मिल केवल अकेले विकल्प थी, आज कोल्हू विकल्प है, आज क्रशर विकल्प है। 10,000 टीसीडी, यदि हम कहें तो 10,000 टीसीडी का हमने पिछले साल किया था, अब हम 50,000 टीसीडी पर पहुंच गए। 10 नई शुगर मिलों के बराबर हमने कोल्हू क्रशर की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर की है। समाचार और भी हैं, लेकिन पहले ये विराम। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
अरे क्या हुआ चाचा, आज काम करते वक्त गाना नहीं गुनगुना रहे हैं आप? छोटे भाई को टीबी हो गई है। हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में टीबी का जांच और उसके इलाज दोनों ही मुफ्त में उपलब्ध है। पर चिंता तो अन्य खर्चों की है। RNTCP नोटिफाइड जितने भी टीबी मरीज हैं ना, सरकार उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है। इलाज की समाप्ति तक सरकार हर टीबी मरीज के बैंक अकाउंट में हर महीने 500 रुपए दिया करेगी। ये तो टीबी के मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत है। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अरे राजेश भाई, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो तुम। और बताओ। बस मेरी बेटी का कल जन्मदिन है और आपको आना होगा। चलो चलता हूँ। अरे राजेश भैया, आप उससे हाथ क्यों मिला रहे थे? उसे पिछले महीने से टीबी है। 2 हफ्ते तक लगातार दवा खाओ ना तो टीबी फैलने का खतरा तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और रही बात हाथ मिलाने की, गले मिलने की, शौचालय इस्तेमाल करने की, बर्तन खाना बांटने की, उससे टीबी नहीं फैलता। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर के कासिमाबाद पहुंचकर उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान अफसरों के साथ मीटिंग करके एक्सप्रेसवे के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर IIDC के आलोक टंडन और अपर मुख्य सचिव इंडस्ट्रीज आलोक कुमार भी मौजूद रहे। अफसरों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पैकेज 7 और पैकेज 8 के निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। पैकेज 7 में मिट्टी के कार्य को और तेज लाने की जरूरत है। हमने जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से मिट्टी के 8-9 उनके सबसे बात की है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि दिसंबर एंड तक हर हालत में जो है मिट्टी पूरी करेंगे। 1-2 जगह रेलवे ओवरब्रिज वगैरह थोड़ा स्लो है, तो हमारे चीफ इंजीनियर जो है परसों आकर फिर इसका रिव्यू भी करेंगे ग्राउंड पर। और पैकेज 8 में भी 1 या 2 स्थान ऐसे हैं जहां थोड़ा सा काम और क्रिटिकल है, उसको आगे ले जाने की जरूरत है। उसमें भी मिट्टी को और तेज ले जाने की जरूरत है। मिट्टी मूल मुद्दा यह है कि हम जनवरी के अंत तक इस कार्य को शुरू करें। आज हम लोगों ने 4 जगह 8 पैकेज का रिव्यू किया है। काफ़ी काम हो रहा है, काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन हमको कोशिश ये करनी है कि सड़क जनवरी के अंत तक चालू हो जाए। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौशल किशोर ने समाज में युवाओं में पनप रहे नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ नशा मुक्त समाज आंदोलन की शुरुआत की है। कौशल किशोर ने क्षेत्र के युवाओं को नशे से बचाने का संकल्प लिया है। जिस क्षेत्र से कौशल किशोर सांसद हैं, वहां बड़ी संख्या में लोग स्थलीय स्तर पर बनी शराब का सेवन करते हैं। कुछ वर्ष पहले यहां जहरीली शराब के कारण 42 लोगों की मौत हो गई थी। सांसद का ये आंदोलन इस क्षेत्र में लोगों को नशे से हो रहे नुकसान के बारे में जागरूक करेगा। इसका प्रचार सोशल मीडिया पर व बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स के माध्यम से किया जा रहा है। स्कूल कॉलेज के आसपास भी इस तरह के जागरूकता के अभियान चलाए जाएंगे, जिससे लोग नशे से दूर हो सकें। वोट पाता था चुनाव में, तब भी जो है मैं लोगों को नशे से दूर रहने का करता था और हज़ारों लोगों का नशा मैंने छुड़वा भी दिया। लेकिन मेरा बेटा आकाश किशोर उर्जे चोरी छिपे नशा पीता रहा और 19 अक्टूबर को उसकी लीवर डैमेज होने की वजह से डेथ हो गई। उसकी 25 वर्ष की पत्नी विधवा हो गई, 2 साल का बच्चा है, वो बिन बाप का हो गया। हम लोग इस बात से पूरा परिवार, सभी साथी भी हमारे आहत हैं कि 28 साल की उम्र में एक हंसता खेलता लड़का जो है हमारे बीच से चला गया। कारण सिर्फ उसका ये था कि नशा। इसलिए नशा जो है मुक्त समाज बनाने के लिए हमारे दिमाग में, जब उसकी चिता में सब सामूहिक रूप से आग देने जा रहे थे, उसी समय संकल्प किया था कि हम नशा मुक्त समाज बनाएंगे। इसलिए इस नशा मुक्ति समाज का आंदोलन हमने शुरू किया है और ये धारणा है, ये संकल्प है, इसको आखिरी सांस तक हम चलाने का काम करेंगे। मैं शराब वाकई पीता था और दिन से तो नहीं, लेकिन रात में मैं काफ़ी पीता। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना भी किया, लेकिन मैं माना नहीं। मुझे बड़ा ख़राब लगता था जब लोग कहते थे, लेकिन एकाएक मेरे दिमाग में आया, जबकि पढ़े लिखे होने के नाते मैं जानता था कि इन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट क्या है। आए दिन पेपर में भी पढ़ता था।
फिर मैंने अचानक मूड बनाया, मुझे 2.5 महीना हो गया, मैंने शराब छोड़ दिया। अब मैं चाहता हूँ हमारे सांसद जी जो हैं माननीय श्री कौशल किशोर जी, उनका जो 3 दिसंबर से अभियान चलेगा आने वाले समय में नशा मुक्ति अभियान, उसमें हम भागीदारी होंगे, साथ देंगे, संकल्प लेंगे और जो लोग जाने अनजाने में पी रहे हैं उन्हें भी ला करके उनको संकल्प दिलाएंगे ताकि नशा मुक्त भारत बनाया जा सके। मेरी कुछ समझ में आया, उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मेरी समझ में आया। मैंने लगभग 1 साल हो गया पिछली दीपावली शराब बिल्कुल छोड़ दी और मैं संकल्प लेता हूँ कि जो भी पीते हैं उनको भी मैं शराब छोड़ने में मदद करूँगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुर्सतगंज रायबरेली में शनिवार को 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव प्रदीप सिंह खारोला मौजूद रहे। उन्होंने देश में हवाई किराए में कमी पर खुशी व्यक्त की, साथ ही कहा कि अब जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने अकादमी के विकास पर प्रसन्नता व्यक्त की। दूरदर्शन से बात करते हुए श्री खारोला ने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री में कोविड का बहुत घातक प्रभाव रहा है। डोमेस्टिक फ्लाइंग लगभग 5 महीने पहले शुरू हुई थी। अभी भी सामान्य हवाई परिचालन का 55% ही उड़ानें हो रही हैं। संस्थान के डायरेक्टर कृष्णचंद्र गुप्ता ने बताया कि 2 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इनमें ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो गई है। प्रथम वर्ष में 80 बच्चों का लक्ष्य लेकर संस्थान चल रहा है। ड्रोन पायलटों की मांग को देखते हुए इस तरह के कोर्स काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। दो कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं, ऑनलाइन प्रारंभ हो चुके हैं और बच्चे जो हैं शीघ्र ही अगले हफ्ते में यहाँ पर कॉलेज में आ जाएंगे। तो पहले चरण में करीब 80 बच्चे आ रहे हैं और क्रमेण धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेगी। कोविड का पूरी एविएशन इंडस्ट्री पे बहुत ही मैं कहूँगा कि घातक एक इम्पैक्ट रहा है। लेकिन हमारा जो डोमेस्टिक एविएशन है जो वो अभी हमने 5 महीने पहले उसको ओपन कर दिया था और आज की तारीख में जो सामान्य तरह जितने हमारे हवाई जहाज चलते हैं, जितने लोग चलते हैं, उसका अभी तक हम 55% पे हम पहुंच चुके हैं। मतलब शीघ्र ही हम कहेंगे कि इसको हम सामान्य लेवल पे ले आएंगे। वहीं संस्थान के डायरेक्टर कृष्णचंद्र गुप्ता ने बताया कि संस्थान में 2 नए कोर्स शुरू हुए हैं जिनमें ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। इस प्रथम सत्र में 80 बच्चों का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है। ड्रोन उनमें से एक है। देश में अच्छे विमान पायलटों के साथ अच्छे ड्रोन पायलटों की भी भारी मांग है। इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है तो फ्लाइंग ट्रेनिंग के साथ साथ एविएशन के और भी जो एरियाज़ है उनमें अगर हम आगे बढ़े तो वो देश के लिए भी अच्छा होगा और हम भी अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। इसी तहत हम लोगों ने ड्रोन ट्रेनिंग और ELP का मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। क्या होता है कि पायलट को एक लेवल का अंग्रेजी जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें उस तरह का साहित्यिक अंग्रेजी नहीं, लेकिन अंग्रेजी जिसमें टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, क्योंकि उनको ATC के साथ वार्तालाप करनी पड़ती है और वो अलग अलग देशों में लैंड करते हैं जहाँ की भाषा जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो इसी कारण से गवर्नमेंट ने, DGCA ने, हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि एक प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद उनको ग्रेडिंग मिलेगा और उस ग्रेड के अनुसार ही उनको कमर्शियल पायलट्स लाइसेंस इशू होंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सूचना परिसर स्थित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में फिल्म सिटी निर्माण की घोषणा की है, जिससे काम को और तेजी अब मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई से बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा और बड़ी संख्या में उभरते कलाकारों और तमाम तकनीकी हाथों को अपने ही प्रदेश में काम मिलेगा। प्रदेश सरकार की मंशा है कि हम मुंबई से भी बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में काम भी चल रहा है और फिल्म जगत में उत्तर प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हमारे बड़ी संख्या में देश के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, अभिनेता हों चाहे अभिनेत्री हों, वह पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर
उत्तर प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने का काम किया। नई जो फिल्म सिटी प्रस्तावित है, जिसके लिए तेजी से प्रयास किया जा रहा है, उसके माध्यम से जहां हमारे कलाकारों को उत्तर प्रदेश में ही इस प्रकार के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर रोजगार के व्यापक अवसर भी इससे खड़े होंगे। हमारी सरकार का प्रयास है प्रतिभाओं का पलायन न हो और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न हो, और कहीं पर भी उत्तर प्रदेश जो देश का नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा प्रदेश है, किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाए। इसलिए आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं शुभकामनाएं देता हूं राजेश भाई साहब को, मंगल कामनाएं देता हूं। इस मौके पर राज्य फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने कहा कि फिलहाल परिषद का जोर फिल्मों के निर्माण पर है, लेकिन आने वाले समय में वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स को भी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विचार किया जाएगा। अभी देखिए, फिल्म विकास परिषद के पास सिर्फ फिल्मों से संबंधित काम है। अभी इसमें वेब सीरीज और टीवी सीरियल नहीं जोड़ा गया है। उनको हम अभी किसी तरह का अनुदान नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई फिल्म यहाँ बनाता है तो उसको ज़रूर, अगर हिंदी फिल्म है तो 25% उसको सब्सिडी मिलती है, और अगर यहाँ की स्थानीय भाषा में है तो 50% की सब्सिडी दी जाती है। तो तमाम प्रक्रियाएं बहुत तेज़ हुई हैं। पिछले दिनों कम से कम 20 प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी गई है, क्लियर किया गया है। तो वही काम और तेज़ी से हो, इसी कड़ी में ये कार्यालय की स्थापना हम मान सकते हैं। और आप देखेंगे बहुत जल्द जो फिल्म सिटी, जो कि 20 साल पुरानी मांग है, अब वो पूरी होगी। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत संकल्प को लेकर बांदा में 3 दिवसीय बुंदेलखंड आत्मनिर्भर महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निःशुल्क नृत्य, मेहंदी और रंगोली आदि का प्रशिक्षण देने के साथ ही कार्यक्रम में बच्चों के द्वारा बनाई गई बेजोड़ हस्त निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया। शहर की 2 होनहार बेटियों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को पूरे बुंदेलखंड में सराहा जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ गौरव दयाल कमिश्नर बांदा ने किया। कार्यक्रम की आयोजक प्रिया एमटेक हैं और जया बीटेक हैं। ये दोनों बहनें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी गरीब बच्चियों और महिलाओं को मेहंदी, रंगोली और कलाकृतियां बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे वो खुद स्वावलंबी बनकर समाज में सम्मान के साथ जीवन जी सकें। आत्मनिर्भर की जो सोच है, इसमें ये बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। इससे बांदा में बहुत प्रतिभा है, इनको मौका नहीं मिलता, ये उनको मौका दे रही, प्रशिक्षित कर रही हैं। इससे बांदा में आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं निकलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी भाई का, जिन्होंने आपदा काल में, कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत की दूरदृष्टि सोच लेकर रोजगार को बढ़ावा दिया, स्थानीय शिल्पकारों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है ये। और आत्मनिर्भरता में बांदा का यह अभूतपूर्व यहाँ पर है। ये हमारी बहुत छोटी बहन है जया गुप्ता जी, इनके आयोजक मंडल इनका है, और इन्होंने जिस तरह से ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, वास्तव में आप देख भी रहे होंगे कि बेहद खूबसूरत और सराहनीय कार्य है। और मैं चाहती हूँ कि बांदा जिले में इस तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं, या जिस तरह से शिल्पकारों का मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है, लगातार हमारे जो भी वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पर आते हैं और मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा बांदा। बहुत ही शानदार प्रयास है। अगर यही आगे चलता रहा तो नो डाउट कि लड़कियां ज़्यादा तरक्की पे जाएंगी। और जैसा कि हम लोग चाहते हैं कि अगर कहीं पर कभी कुछ हम लोग बोलते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, लेकिन अगर 5 भी सुनते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो 5 कहीं ना कहीं किसी 5 से बताएगा। उनमें से अगर एक भी बताता है, तो अगर 5 बच्चियाँ सीख रही हैं तो उनमें से वो 10 को तो सिखा ही सकती हैं। तो अगर इन्होंने ये कदम उठाया है तो इसमें देर नहीं है कि इससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। कार्यक्रम की आयोजक प्रिया और जया का कहना है कि उनका उद्देश्य अधिक से अधिक गरीब बच्चियों और महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के साथ मिलकर बनाई गई बहुत सी कलाकृतियों और वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि लोकल फॉर वोकल की तर्ज पर स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करें, उसी को आधार बनाकर इस तरह के कार्यक्रम
चलाए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत, तो पेंट माई ड्रीम के तत्वाधान में ही हम लोगों ने आत्मनिर्भर की पहल की शुरुआत की थी। हम लोगों के यहाँ जितना भी पेंट माई ड्रीम की तरफ से होता है, हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें डांस, आर्ट। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।